थर्मोमीटर्स के। अब बेसिकली हमारा आज का जो लेक्चर का डिस्कशन रहेगा वो थर्मोमीटर्स पे रहने वाला है, ठीक है। अब ये थर्मोमीटर्स क्या होते हैं बताओ जल्दी। तो टेम्परेचर खुद क्या होता है? हाँ, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये बेसिक डेफिनेशन हम लोगों को पता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी हमने जैसे हीट लिखा, हीट की यूनिट बोलो कोई? जूल। और वर्क डन की यूनिट बोलो? जूल। ओहो, अगर हीट भी जूल है, हीट की यूनिट भी जूल है बच्चों, और वर्क डन की यूनिट भी जूल है, आपने खुद बोला है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम है कुछ अलग है? ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट सेम। और कोई व्यूज आपके आना चाहते हैं? आज मौका दे रहा हूं, चलो बहुत अच्छी बात है। सबने बोला ऑलमोस्ट सेम। बेसिकली वर्क डन क्या है? वर्क डन पढ़ा है हम लोगों ने, क्या होता है? ये एक ऐसा मोड है जिसके थ्रू हम एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। देख याद कर, इफ यू रिमेंबर, एनर्जी को ट्रांसफर करने के तरीके सुन लेना आप, क्योंकि ये दोनों है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट भी एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का मोड है, सिमिलरली वर्क डन भी एक एनर्जी के ट्रांसफर का मोड है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस सुनो, याद करो जब हम वर्क डन के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोग ने बड़े सिंपल से शब्दों में समझाया था कि अगर ये डस्टर यहाँ पे रखा हुआ है और मैं इस पे वर्क डन करके इसको धीरे धीरे क्यों बोलो, जल्दी बोलो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी वेरिएशन, तो मैं चाहूंगा कि इसको सारी एनर्जी किस में स्टोर हो जाए? पोटेंशियल एनर्जी। किस में स्टोर हो जाए? क्या ये अपने आप गया है क्या? नहीं। क्या मुझे लेके जाना पड़ा? हाँ। क्या मुझे फोर्स लगाना पड़ा? यस। तो कहीं ना कहीं मैंने मैकेनिकल एफर्ट्स लगाए, इसमें मैकेनिक्स का इन्वॉल्व किया है मैंने, ठीक है ना? ध्यान रखना, इसको मैं फटाक से मारूं फोर्स, क्या इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी? क्या काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? तो बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, कभी मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा हूं, कभी मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी को वेरिएशन कर रहा हूं। तो बेसिकली वर्क डन भी क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का एक मोड, बट इसमें मैकेनिकल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सब पैरामीटर्स इसमें काउंट होते हैं। हीट भी बच्चों एनर्जी के ट्रांसफर करने का एक तरीका है, बट इसमें नॉन मैकेनिकल तरीकों से हम लोग एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। जैसे सबसे अच्छी बात क्या है, हीट ट्रांसफर कब कहां से कहां होते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया दो। हाँ चलो, मैं कोई भी बोल सकता है भाई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हीट ट्रांसफर देखिए, अच्छा मुझे एक सिंपल से शब्दों में बताओ, गर्मी का दिन है, बहुत भयंकर लेवल की गर्मी चल रही है, करीबन 45 डिग्री सेल्सियस, जून जुलाई का महीना, बढ़िया लेवल की। हम पार्क में गए, पार्क में हम लोगों ने देखा वहां पे 3 बेंचेस लगी हुई है, एक पत्थर वाली बनी हुई है, एक लोहे वाली बनी हुई है और एक लकड़ी की बनी हुई है। किस पे बैठना प्रेफर करेंगे? लकड़ी पे। क्यों? देखो ये चीजें मैं नहीं बता रही, आप लोगों को खुद का कॉमन सेंस बोल रहे हैं, बताओ क्यों? आपके और बोलो। पत्थर वाली पे, वेरी गुड। और बोलो। हाँ उसकी मर्जी, बैठ सकती है पत्थर वाली पे, क्या दिक्कत है? हाँ लड़का देखिए आयरन पे बैठेंगे, लोहे पे भी बैठ सकते हैं हमारे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, सब अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो, जो मर्जी कर सकता है, बैठ सकते हो आप लोग। हाँ क्या बड़ी बात होगी, कोई अगर लोहे वाली पे बैठ गया तो होगा क्या? क्या होगा? देखो हम पार्क ही नहीं जाएंगे। हमारे जमाने में आजकल जब फॉर्म वगैरह भरते तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि ये आइडेंटिटी मार्क पूछते हैं। हमारे जमाने में बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, किसी का सर फूट गया, किसी का गला टूट गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का हाथ पे फ्रैक्चर है, किसी के कहीं फ्रैक्चर है, तो वो आइडेंटिटी मार्क में लिख देते थे, है ना? ये चीजें हैं मेरे पास। आजकल की अब तुम खुद देखो, तुम लोगों का कहीं आइडेंटिटी मार्क नहीं होता, क्योंकि घर वालों ने क्या किया, हम तो हमारे दो वाली टेंडेंसी पे है। दूसरी चीज, वो उनको भी बहुत प्रोटेक्टेड शेड में रहते हो आप लोग हमेशा, मम्मी पापा भाई साहब इतना प्यार दिखाते हैं ना, वो तुम्हें घर बाहर निकलने नहीं देते। अब क्या होता है, जो भाई हमारे लोहे वाली बेंच पे बैठेगा, वो बैठेगा तो जब तो जो आइडेंटिटी मार्क इसको अभी तक नहीं बनाता, वो बनने के पूरे चांसेस हैं। तो आइडेंटिटी मार्क बनाने के लिए अगर कोई लोहे पे बैठे तो इसमें कोई बुराई नहीं, बैठ सकता, कोई बड़ी बात नहीं।
बट मुझे ये बताओ, अगर तीनों चीज में, लोहे, लकड़ी और पत्थर में, टेम्परेचर का क्या वेरिएशन है? किसका टेम्परेचर ज्यादा है, सेम है, क्या है? पत्थर का सबसे ज्यादा क्या? टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर सेम या अलग अलग? अलग अलग। पक्का? नहीं, सोच लो। अलग अलग, अलग अलग, क्योंकि हमने सोचा कि सेम होगा और आपने कहा था फिजिक्स में। क्या होगा? अलग अलग। सही बोला आपने, देखा? तो हमने तो अलग अलग बोला है। नहीं, आपने अलग अलग बोला। पहले वो चेंज हुआ है। सेम है, नहीं, मैंने अलग अलग ही बोला था शुरू से। सेम है, तूने पहले जो बोला था वो सही था। अब देखो, जो मैंने सोचा वो गलत था ना। सेम होता है। रीजन समझना, अगर 45 डिग्री की धूप पड़ रही है तो यार लकड़ी का कम कैसे हो सकता है, और पत्थर का ज्यादा कैसे हो सकता है, और लोहे का उससे भी ज्यादा कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? जो गर्मी आ रही है तो सब पे बराबर आ रही है ना, टेम्परेचर तो सबके लिए सेम है। हाँ, गर्मी देखो, गर्म होना, टेम्परेचर होना और गर्मी का एहसास हमें होना, मतलब बैठते ही कोई एकदम गर्म लगता है, कोई ऐसा नहीं है लकड़ी गर्म नहीं देगी, लकड़ी की तुम्हें मतलब बैठने के बाद तुम्हें गर्मी फील होगी नहीं, होती है, बट वो थोड़ी सी देर के बाद फील होती है। लोहे वाला तो क्या होता है, एकदम बैठते ही चटाक उड़ जा, ओए ओए भाई साहब बहुत गर्म है। लेकिन लकड़ी पे जब तुम बैठते हो ना, तो यू विल स्लोली एंड ग्रेजुअली रियलाइज भाई साहब इंटेंसिटी ये भी दे रहा है, थोड़ी देर में आप में, और उसमें जलन बढ़िया महसूस होती है, धीरे 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 महसूस होते हुए आप उठ जाते हो। अल्टीमेटली टेम्परेचर सेम रहता है। टेम्परेचर का होना और हमें गर्म या ठंडा महसूस होना दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट है। वो डिपेंड करता है कि हीट ट्रांसफर कौन कितनी जल्दी कर पाता है और कौन कितना स्लोली कर पाता है। आयरन के केस में हीट ट्रांसफर फटाक विद इन माइक्रो सेकेंड्स होती है, तो हमें एकदम एहसास होता है। लकड़ी के केस में वही एहसास हमें धीरे धीरे होता है। तो पहली बात तो अगर मैं ये बोलूं, इस रूम में 11 डिग्री टेम्परेचर है, मान लो आज की डेट में बात कर रहे हैं, तो इस रूम के किसी भी डिवाइस को आप लगाओ, आप सबका टेम्परेचर 11 डिग्री मिलने वाला है। ऐसा थोड़ी ना फीवर होता है तो हमारे माथे का टेम्परेचर अलग, हमारे पैरों का टेम्परेचर अलग, सेम रहता है थ्रू आउट भाई। तो मैं समझे जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टेम्परेचर का होना और हमें गर्म और ठंडा महसूस होना दोनों सेम या अलग अलग? अलग अलग। और बिल्कुल एंटायरली डिपेंड करता है किस बॉडी के बारे में आप चर्चा कर रहे हो। कई बार वो हमें एकदम हीट का मतलब हीट ट्रांसफर एकदम बहुत क्विकली कर देता है, कई बार वो स्लोली करता है। अब यहाँ पे बात करनी है, दोनों ही हीट को मतलब एनर्जी को ट्रांसफर करने के मेथड है, एक मैकेनिकल मेथड और एक नॉन मैकेनिकल। ये चीज समझ में? टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। बेसिकली टेम्परेचर को ऐसे डिफाइन करो जैसे कि अभी हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा था कि जब हम हीट देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एनर्जी पर मॉलिक्यूल वो इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर की एक डेफिनेशन और याद रखो आप लोग, टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, किसी भी सब्सटेंस की एवरेज एनर्जी का बढ़ जाना या घट जाना टेम्परेचर का इंडिकेशन है। टेम्परेचर देंगे तो जो एनर्जी होगी वो 33 वाइब्रेट करना पड़ेगा, जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो 33 वाइब्रेट करेंगे। अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो धीरे धीरे वाइब्रेट करेंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ठीक है, बट एक डेफिनेशन और क्या याद रखनी है? टेम्परेचर इज एवरेज एनर्जी पर यूनिट, एवरेज एनर्जी पर यूनिट, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब सोच, इसमें तो हम लोगों ने एनर्जी की थी बाय अप्लाइंग फोर्स लगा रहे थे, उसमें वेलोसिटी आ रही, फोर्स लगा रहे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं, सो क्या इस केस में कभी भी आप लोगों ने एनालाइज किया था कि वर्क डन करने से टेम्परेचर चेंज हो रहा है? भाई ये यहाँ पे रखा हुआ था, उठा के यहाँ ले आए, सर यहाँ पे 10 डिग्री टेम्परेचर था, जैसे यहाँ लेके आएंगे टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया। कभी पढ़ा हमने, पूरी 11th पढ़ ली है ना, पढ़ा नहीं ना? हाँ, तो उसमें फोर्स लगाने से टेम्परेचर चेंज होगा, इसकी कोई गारंटी? इसमें देख, मान लो मेरे पास दो मटेरियल लेके मैंने ए एंड बी,
दो मटेरियल का एक ही इंस्टेंट पर टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है? हाँ। एक को मैंने फ्रिज में रख दिया, एक को मैंने गर्म करने पे रख दिया, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग हो गया। अब ए का टेम्परेचर मान लेते हैं 30 डिग्री है और इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 10 डिग्री। तो बताओ इसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स इसकी ज्यादा होने वाली है, तो ये ज्यादा वाइब्रेट करेगी। इसकी एनर्जी इसके रेस्पेक्ट में कम है, हो सकता है तीसरा कोई 5 डिग्री पर है, उसके रेस्पेक्ट में इसकी बहुत ज्यादा है, नहीं आया समझ में? तो इसके एवरेज मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होती है? एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा, इसकी। अब सोच इसका टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे इन दोनों को एक साथ लेके आएंगे, कंबाइन करेंगे, तो क्या होगा? जिसकी एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है वो क्या करेगा? वो अपनी एनर्जी को किधर ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा? जिसके काम है। क्या इसी को ही ट्रांसफर बोलते हैं? हाँ, बेसिकली वो ट्रांसफर क्या कर रहा है? एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स। नहीं आया समझ में? और कब तक ऐसा करता रहेगा? जब तक दोनों के टेम्परेचर नहीं आया समझ में? जब आप गर्म उस पे बैठते हो तो इनिशियली आपको गर्मी फील होती है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली होता क्या है? धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाती है। आदत क्या? जो एनर्जी उसकी थी वो धीरे धीरे हमारा टेम्परेचर और उसका टेम्परेचर सेम आना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो हीट होती है वो कहां से कहां एनर्जी का ट्रांसफर करती है? हॉटर मतलब जो गर्म बॉडी होती है, गर्म टू ठंडा। नहीं आया? ये आपके पास हीट ट्रांसफर होती है। क्या इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन आता है? हाँ। क्या इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन आता था? नहीं। बात समझ में? डन है? ये बहुत बेसिक सी चीज है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, पर हमें समझ में आना चाहिए। अब देखो हम क्या करते हैं, हमें बात करेंगे आज थर्मोमेट्री की। थर्मोमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए आप लोगों को भी पता, अगर हमें फीवर हो जाता तो हम लोग थर्मामीटर का यूज करते हैं। अब थर्मामीटर बताओ कौन सा? वो जो फीवर दिखाता है वो किस में दिखाता है? फ़ारेनहाइट। हम नॉर्मली जो बोलते हैं कि आज इतने डिग्री आज इतना टेम्परेचर है, वो हम किस में बोलते हैं? सेल्सियस। तो बेसिकली है ना, 3 तरह के आपके पास थर्मामीटर स्केल है। बाकी आप लोग अब धीरे धीरे अपना स्केल भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 में कौन कौन से? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब हमें देखो, केल्विन के साथ तो हम बचपन से खेलते आ रहे हैं। 10 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना, +273 किया है ना। मैं बोलूं 10 डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, अब ये थोड़ा औखा पड़ गया हमारे लिए, है ना? ये थोड़ा औखा पड़ जाता है, क्योंकि बचपन से हमें सेल्सियस और केल्विन में तो खिलाते हैं, बस 10 में इतना कर दो, इतना माइनस कर दो, इतना प्लस कर दो, विल कम टू नो। बट फ़ारेनहाइट कैसे करें? अब ये करने के लिए क्या होता है, हमें कुछ स्केल्स, बेसिकली 3 स्केल हमारे लिए, बाकी मैं तरीका बता दूंगा आप लोगों को, वो तरीका याद रखना, थ्रू आउट किसी भी स्केल के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। देखो, अब हमें ना टेम्परेचर को बनाना, मेजर करना है। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि भाई मुझे कल फीवर था, कल के कंपैरिजन में मुझे आज फीवर कम है, मतलब आज मेरा टेम्परेचर कल के कंपैरिजन में कम है, आज मेरा 98 फ़ारेनहाइट है, कल बताओ कितना था? आप पूछोगे भाई सर के दिमाग में बुखार चढ़ गया है, उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें क्या पता कल कितना था? भाई कल हो सकता है कम था, हो सकता है कल 99 हो, एक बच्चा बोला 99, एक बच्चा बोला 100, एक बच्चा बोला 101, एक बच्चा 104, पर कुछ भी हो सकता है। अब मेरे डेटा इनसफिशिएंट था, अगर मैं ये बोलता भाई कल मेरा जो आज बुखार है मेरा 92 डिग्री है, 98 डिग्री है, और कल के कंपैरिजन में वो 2 डिग्री या 2 फ़ारेनहाइट कम है, तो आप लोग कुछ आइडिया लगा पाए, अच्छा कल इतना था सबको बुखार। बात समझ में आ रही है ना? तो रियलिटी में जब टेम्परेचर को मेजर करना हुआ तो हमें कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ी। भाई किसको रेफरेंस माने? अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग साइंटिस्ट अगर थर्मामीटर बनाने लगे तो ठीक है, कंट्री में बना तो लो, बट जब आप यूनिवर्सल लेवल पे जाओगे, आप लोग ग्लोबली इसको जाओगे, तो कहीं ना कहीं उस पूरे के पूरे टेम्परेचर, पूरे के पूरे थर्मामीटर्स एक जैसे होने चाहिए। अगर हम उसको इतना रीड कर पा रहे हो तो आप भले ही किसी दूसरी लैंग्वेज में बात करो, किसी दूसरी यूनिट में बात कर रहे हो, बट अल्टीमेटली वो उतना ही आना चाहिए, इफेक्ट उसका दोनों का सेम आना चाहिए। अब हम नॉर्मली कह देते हैं कि 1 न्यूटन है, नॉर्मली हमने बोलते हैं 1 न्यूटन फोर्स कितना। अब ये 1 न्यूटन होता कितना है? कभी एक्सपीरियंस किया है? 12th स्टैंडर्ड में आप डेफिनेशन पढ़ते हो 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, लिटरली डेफिनेशन पढ़ते हो। 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर करंट हम बोल देते हैं फटाक से। 1 मीटर क्या होता है? ये हालांकि 11th स्टैंडर्ड की स्टार्टिंग में होती है इन सब की डेफिनेशंस।
अब 1 मीटर क्या, हमें चाहिए 10 मीटर का कपड़ा दे दो। अब 10 मीटर का जब कपड़ा लेने जाएंगे तो रेफरेंस तो होना चाहिए ना भाई, 1 मीटर होता कितना है। कोई इतने को 1 मीटर मानते हुए 10 कदम नाप दे ले भाई, पकड़ ये 10 मीटर हो गया, नहीं मानोगे ना आप, क्योंकि आपको पता है ये करीबन करीबन इतना लेंथ 1 मीटर होती है। तो किसी ना किसी के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट माना गया। अब कोई भी रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते हो आप ऐसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात कर ले कि हर साल 31 जनवरी को जो हमारे यहाँ पर टेम्परेचर होगा उसको हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया। क्या ये सही है रेफरेंस पॉइंट? क्योंकि हर साल 31 जनवरी या 31 दिसंबर को जो यहाँ टेम्परेचर होगा वो थ्रू आउट सेम रहता रहेगा या वेरी करता रहेगा? खूब। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट मानने का बहुत गंदा तरीका है। थ्रू आउट द यूनिवर्स क्या चीज सेम रहेगी? किसी भी पानी को बॉयल करना, या बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, अगर मैं एक उबलता हुआ पानी दूं और यहाँ इंडिया वालों के हाथ उसमें डलवाऊं, सेम वो उबलते हुए पानी को वहां लेके चला जाऊं अमेरिका, उसमें भी उनको हाथ डलवाऊं, तो क्या दोनों को सेम फील एहसास होगी? अरे यार बहुत गर्म है। सिमिलरली क्या ऐसे बर्फ में भी होगा फ्रीजिंग पॉइंट पर? तो लिटरली हम लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने रेफरेंस पॉइंट माना दो चीजों को, एक फ्रीजिंग पॉइंट और एक क्या अक्रॉस द वर्ल्ड। ये दोनों में कोई चेंज आने वाला नहीं आने वाला। तो रेफरेंस पॉइंट माना गया बच्चों यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को। बहुत समझना, यहाँ पे 3 स्केल हम बात करने वाले, 3 थर्मोमीटर, एक हमारे सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट और एक केल्विन। सबने अलग अलग नोटेशन मानी। तो सेल्सियस साहब ने देखो क्या माना, उन्होंने क्या किया भाई, ये 0 डिग्री सेल्सियस और ये 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब ये सबके लिए जो ये रेफरेंस पॉइंट है, ये सबके लिए थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम है। फ़ारेनहाइट ने क्या माना, ये कितना 32 फ़ारेनहाइट है ना, और इधर आएगा 212। इन्होंने हमारे जो सेल्सियस साहब थे, इन्होंने माना 273.1 केल्विन और 373.1 केल्विन। ये नीचे वाला फ्रीजिंग पॉइंट है बाबा, ऊपर वाला बॉइलिंग पॉइंट है। देखो ये फ्रीजिंग पॉइंट है। अब बिल्कुल तसल्ली से सुनना आप लोग, ठीक। यहां सबको एक जैसा एहसास फील होगा, यहां सबको एक जैसा एहसास फील होगा, ये पक्का है। अब तुझे अपने नाम का स्केल बनाना है तो तू कोई भी एक नंबर दे दे कि जब फ्रीजिंग होगा मैं उसको इतना मानना चाहता हूँ। रश्मि का स्केल बनाना चाहते हैं, रश्मि ने बोल दिया कि सर जब फ्रीजिंग होगा ना, मैंने अपने आप के नाम को दे दिया लेट्स से 12 आर, 12 कोई भी एक नंबर, आर बोले तो रश्मि, और जब यहाँ पे चली जाऊंगी मैंने दे दिया 120 आर। इट में भी एनीथिंग यार, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट ये पक्की बात है इन पे और इन पे हर जगह एहसास क्या होगा, सेम। अब इन्होंने क्या किया, इस लेंथ को जो ये लेंथ है, तो जो ये लेंथ एल है तो यहाँ पर भी क्या है, वहां पे भी क्या है, इन्होंने इस लेंथ के 100 टुकड़े करे बराबर बराबर, और हर एक टुकड़ा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस। माइनस करो 180, इन्होंने इस लेंथ को 180 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उन्होंने 100। बात समझ में आई? ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि एक एक टुकड़ा मेरा 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। उन्होंने क्या बोला, एक एक टुकड़ा मेरा 180 पार्ट्स करे इन्होंने, तो इनके लिए एक टुकड़ा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे एक टुकड़ा 1 केल्विन। नहीं आया समझ में? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर मुझे बात की जाए, लेट्स से ये लेंथ है मेरे पास, ये लेंथ है, ठीक है। अब बड़े सिंपल से शब्दों में समझ कि अगर मुझे एक ग्राफ प्लॉट करना पड़े जो कि इन सबका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, एक जैसा फील एहसास होगा, तो एक ग्राफ प्लॉट करो बहुत सिंपल से शब्दों में, सेल्सियस वर्सेस फ़ारेनहाइट का। यहां सेल्सियस ले लो और यहां फ़ारेनहाइट ले लो। जब सेल्सियस 0 डिग्री पर है
तो फ़ारेनहाइट कितने पे? 32। तो यहाँ 0, ये सेल्सियस में चलेगा, ये फ़ारेनहाइट में चलेगा, यहाँ 32 फ़ारेनहाइट। जब सेल्सियस 0 डिग्री पर था तो ये 32 डिग्री पे सेम पॉइंट लगाया, ऐसे जाओ, जब ये 100 पर है 212 यहाँ कहीं पर आ जाएगा, चलो मान लेते हैं। एक पॉइंट तो ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया, दोनों पॉइंट्स को मर्ज करो। श्योर? किसी भी जनरल टेम्परेचर पर कोई भी जनरल पॉइंट मान लो, यहां से यहां तक मान लो ये आपके पास लेंथ है। अब मेरे से बोला जाए इतने डिग्री केल्विन में बताओ कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, हाउ डू वी आइडेंटिफाई? अब इतना समझ में आ गया हमें। यहाँ पे देखो जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, सिंपल सी बात है, यहां से हमें पूछा जाए बताओ भाई इस डिग्री केल्विन में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं सर, तो यहाँ F आ गया और यहाँ C आ गया। डन? बहुत सिंपल से शब्दों में समझो, थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये बताइए कितना हुआ भाई, यहां से यहाँ F माना, यहां से यहाँ, तो ये कितना हुआ सर बोल भाई, और ये कितना हुआ? अरे ये कितना हुआ? C माइनस 0, C माइनस ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम दे दूं ABC। ट्रायंगल देखो ADE, जल्दी बोल, ये कितना बना? ये बना 212 माइनस 32, 212 माइनस, और ये कितना बना? 100 माइनस 0, 100 माइनस नहीं, पूरा लिखो एक बारी, थोड़ा फील आता है। 100 माइनस 0। अब देख, क्या मैं ये कह सकता हूँ ABC ADE आर से ट्रायंगल ABC और ADE, AD, हाँ छोड़ यहाँ से अल्फा निकाल, tan अल्फा निकाल, चलो tan अल्फा कितना बोलो? F माइनस 32 बाय C माइनस 0, F माइनस 32 बाय C माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 212 माइनस 32 अपॉन F माइनस 32 लिया था हमने, हाँ हाँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 212 माइनस 32 बाय 100 माइनस 0, 100 माइनस 0। 0 नहीं आया समझ में? आ गया, पक्की बात है, आ गया। पक्की बात है। ध्यान से देखिए, इनका कन्वर्जन कर सकते हो। Yes. चलो देखो पक्की एक बार, तो क्या हुआ? F माइनस 32 इंटू 100, हाँ दिस इज इक्वल टू C इंटू 180। नहीं आया? आ गया। अब देख कुछ कैंसिल आउट होता है तो कर दो। 10F माइनस 320 18, इसको उधर लेके जाओ, 18C आएगा ना, तो 10F दिस इज इक्वल टू 18C प्लस 320। कुछ कर सकता है? हाँ, F की वैल्यू देखो, 18 बाई 10 सही है? हाँ 18 बाई 10 को क्या कर सकते हैं? 9 बाई 5। यस सर। तो फ़ारेनहाइट इज 9 बाई 5 C प्लस 32। ये ग्राफिकल एनालिसिस आ गया। क्या ऐसे में किसी का भी ग्राफ बना सकता हूँ? मैं समझा, ये समझने की कोशिश करो। अब मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो इस लेवल पर तीनों ग्राफ में सेम एहसास महसूस होगा, तो इस लेवल पे भी सेम एहसास महसूस हो रहा है। यानी इस लाइन पर कहीं पर भी एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, क्या हर पॉइंट पे एहसास मेरा सेम आएगा? अरे बोल यार, पक्की बात है। तो जितना यहाँ पर डिग्री सेल्सियस होगा मेरे प्यारे बालक, उतना ही यहाँ पर फ़ारेनहाइट होगा और उतना ही यहाँ पर। अरे ये तो सच्चाई है, होगा, इसमें नहीं आया समझ में। क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो ये लेंथ L है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? 100 माइनस 0 के, क्योंकि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, इतना टेम्परेचर का वेरिएशन है। तो यहाँ पे L किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाबू? 100 माइनस 0। 100 बेसिकली आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है और 0 आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट है। क्या जो ये x आने वाली लेंथ है बाबू, ये x, क्या ये x भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी C माइनस 0 के? नहीं आया समझ में? अरे जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करते चले जाओगे लेंथ भी तो चेंज होती चली जाएगी भाई। तो क्या ये x भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बोलो C माइनस 0। उधर देखो, उधर देखो, क्या यहाँ पर L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा 212 माइनस 32?
क्या यहाँ पर यही x किसके बराबर आ जाएगी? f माइनस 32। अरे बोल भाई, यस सर। क्या यहाँ पर L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 373.15 माइनस 273.15? क्या यहाँ पर ये x किसके बराबर आ जाएगी बच्चों? k माइनस 273.15। अरे बोल भाई, यस सर। पक्की बात है? यहाँ से सबकी रेशियो निकालो, सबकी रेशियो x by l निकाले या l by x निकाले, चॉइस इज योर्स। x by l निकाल, सो C/100 x by l देखो। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को कांस्टेंट से रिप्लेस करोगे, ऊपर भी कांस्टेंट है नीचे भी कांस्टेंट है, विल कैंसिल आउट। तो क्या बचा? c minus 0 by 100 minus 0। यहाँ से बोलो F minus 32 by f minus 32 by 212 minus 32, K minus 273.5 k minus 273.15 by 100। हाँ नहीं आया? आ गया। अरे तू इन दोनों को कंपेयर करेगा तो इन दोनों में कन्वर्जन आ जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा तो इन दोनों में कन्वर्जन आ जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा तो इन दोनों में कन्वर्जन आ जाएगा। तो छोड़ ना, मैं तो कह रहा हूँ, मैं अपने नाम का वो बना रहा हूँ, थर्मोमीटर नहीं बना सकता क्या? बनाया ले, मैंने बोला कि भाई जब यहाँ पर होगा ना, जब फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो मेरा मान लो मेरी जो बर्थडे आता है वो सेकंड को आता है, तो मैंने यहाँ 2 भी मान ली, ठीक है, 2 भी मान सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। अब मुझे पता है मेरी एज मान लो 80 साल के बाद मैं जाके सटक लूंगा, तो ये 80 भी मान लिया मैंने, अपने नाम पे बना दिया x के, विवेक के। बोल क्या हुआ अब इसमें? विवेक ने कितने में डिवाइड किया? थोड़ा गंदा सा बन गया, 82 मान लो, बढ़िया बन जाएगा ना, 80 का गैप आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन इजी बन जाएगी। 2 साल और बढ़ा लेता हूँ अपने आप को, ठीक है, चलो हो गया डन। अब देख क्या हुआ, तो यहाँ पर जो ये एहसास अभी भी वही होगा, मैंने अपने शब्दों में बयान किया है कि जब 2 भी है तो वो फ्रीजिंग है, और जब 82 भी है तो वो, बट एहसास अभी भी हर जगह क्या होना चाहिए? सेम। अब और विवेक के लिए क्या होगा? L is directly proportional to 82 minus 2, और x is directly proportional to, यहाँ पे v आ जाएगा, D minus v minus 2, v minus नहीं आया, तो यहाँ से x by l क्या आ जाएगा बच्चों? v minus 2 by 82 minus 2। क्या वो भी इनके रेशियो के बराबर रहेगा? छोड़ ना, अपने अपने घर में बना दो अपना अपना टेम्परेचर, कि जब मेरा तो जब ये फ्रीजिंग आएगा तो मैं तो इसको ये बोलूंगा, जब बॉइलिंग आएगा तो मैं तो इसको ये बोलूंगा, उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब सोच के देख, तुझे कुछ भी दे दे, बोला गया मेरा ना जो सेल्सियस थर्मोमीटर है वो 35 डिग्री दिखा रहा है, बताओ फ़ारेनहाइट में कितना होगा? अरे सी की वैल्यू पता लगी, एफ की वैल्यू निकालना, यही तो फॉर्मूला लेता था, नहीं आया। इन दोनों को कंपेयर कर देगा तो बोल, इन दोनों को कंपेयर कर दे ध्यान से, जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें आसानी से लगता है। इन दोनों को कंपेयर करो, पहले और तीसरे को, तो देख नीचे 100 है, इधर भी 100 है, 100 विल कैंसिल आउट, तो देख चुपचाप सी की वैल्यू क्या आती दिखाई देगी? k minus 273.15, यानी केल्विन की वैल्यू देखो c plus 273.15। अरे ये तो हम बचपन से रटते आ रहे हैं कि अगर केल्विन को सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें करना पड़ेगा, विल गेट इट। इन दोनों को कंपेयर करो बाबू, देखो क्या आएगा? f minus 32 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू k minus 273.15 डिवाइडेड बाय 100। थोड़ा गंदा सा कैलकुलेशन आएगा, बट क्या तू कर सकता है? अबे छोड़ ना, मुझे क्या समझ में आना चाहिए? क्या मुझे ये रटना पड़ेगा या मुझे समझ में आ गया? कि किसी के लिए भी जनरल पॉइंट मुझे पता होना चाहिए, वी कैन गेट इट। कोई भी कन्वर्जन करके देखो, हमें आता है रिजल्ट निकालना, कोई मुश्किल? पक्की बात है, ये है वो तीनों के तीनों टेम्परेचर। डन? न्यूमेरिकल करें 2-4, इसको उतार फिर न्यूमेरिकल करें।